सर कैसे देखते हैं, बीजेपी तो कह रही कि राहुल गांधी जाके देश को बदनाम कर रहे हैं, आपका क्या कहना है इस पे? आपके दर्शकों को प्रणाम सहित कहना क्या है, दुनिया ने सुना है जी। विनाश करने वाले राहुल गांधी जी को, विनाशक राहुल गांधी। उन्होंने लंदन में जाकर बिना भारत के विनाश की आंधी चलाई। किस रूप में चलाई? जिस बात पर स्पष्टता के साथ कोई कांग्रेसी बंधु कुछ बोल नहीं रहे हैं, बस ये कह रहे हैं कि नहीं नहीं उन्होंने कुछ नहीं कहा, कुछ ऐसा नहीं कहा, कैसा नहीं कहा। अरे उन शब्दों के प्रयोग से बच क्यों रहे हैं कांग्रेसी बंधु? आपको ये बोलना तो चाहिए कि उन्होंने यह शब्द प्रयोग किया। आज देखिए राहुल गांधी ने भारत में कुछ अपने लंदन प्रवास के दौरान कही गई बातों के बारे में बोला तो उन्होंने स्पष्टीकरण दूसरे ढंग से दे दिया। जो कुछ उन्होंने कैम्ब्रिज में, चैथम हाउस में और एक अन्य मीट में कहा, वह आप दोहराने की हिम्मत नहीं कर सके भारत के अंदर। उन्होंने चीन की प्रशंसा किया, प्रशंसक बन गए। वैसे तो वो विदूषक लगते हैं, लेकिन चीन के प्रशंसक बन गए और चीन को सद्भावी, शांतिप्रिय देश कहने लग गए लंदन में जाकर। चीन को प्रकृति प्रेमी, नेचर लवर, उसने इंडस्ट्रियल ग्रोथ किया, इन सब बातों की प्रशंसा करने लग गए। और आज अब अपने स्पष्टीकरण में कह रहे हैं कि चीन ने सीमा पे तनाव पैदा किया है। यही दोगलपन है जो आज भारत में उनसे माफ़ी मांगने की मांग की जा रही है। और निसंदेह बिना माफ़ी मांगे राहुल जी को क्षमादान नहीं मिलना चाहिए। उन्होंने वहाँ पे उसे सद्भावी, हारमोनियस कंट्री कहा, जो हारमोनी चाहती है, जबकि वो सारे चारों तरफ के देशों को बर्बाद कर रही है, कब्जा करना चाहती है। हांगकांग पे कब्जा कर लिया किस ढंग से? लोकतंत्र की हत्या करके। और उनकी राजधानी बीजिंग के चौक पर उन्होंने छात्रों की, सैकड़ों छात्रों की गोली मार के हत्या किया था, जो कि लोकतंत्र की मांग कर रहे थे चीन में। चीन का इतिहास लोकतंत्र विरोधी है, यह बात वो नहीं कहते हैं। चीन में अब एक दलीय सरकार चल रही है, एक दलीय देश हो गया है। वहाँ दूसरा कोई दल ही नहीं है। लोकतंत्र इस ढंग से वहाँ ख़त्म कर दिया गया है। उइगर मुसलमानों का कितना दमन किया जा रहा है। और कभी ताइवान को धमकी देते हैं, कभी जापान को धमकी देते हैं, कभी ऑस्ट्रेलिया को सताते हैं, श्रीलंका को डुबा दिए हैं, पाकिस्तान को डुबा दिए हैं। ऐसे देश के लिए उन्होंने सद्भावी, हारमनी यानी सामंजस्यवादी कहा लंदन में जाके। और भारत के लिए क्या कहा? भारत के लिए उन्होंने कहा था कि भारत में लोकतंत्र खत्म हो चला है। यूरोप और अमेरिका जो लोकतंत्र के पोषक हैं, संरक्षक हैं, पूरे वो लोकतांत्रिक देश हैं, उनको इस बात पर वो चुप हैं। यह बड़ा कष्ट की बात है। वो चाहते थे वो देश हमारे भारत के लोकतंत्र में चुप न रहें, बल्कि हस्तक्षेप करें, क्योंकि भारत का लोकतंत्र खत्म हो गया है, नष्ट हो रहा है। यह कहा था। और यह जब उन्होंने बाहर जाके कहा था, तब वो भारत को अपमानित कर रहे थे, भारत को कलंकित कर रहे थे। लोकतंत्र की जननी है भारत। सदैव लोकतंत्र का पालन होता चला आ रहा है। सिवाय स्वतंत्रता के बाद आपातकाल में लोकतंत्र खत्म किया गया, और वह भी इनकी नानी द्वारा खत्म किया गया था। इस समय कहीं लोकतंत्र का संकट नहीं है। अभी नॉर्थ ईस्ट, पूर्वोत्तर भारत में
चुनाव संपन्न हुए हैं, कहीं कोई विवाद नहीं हुआ है, कहीं कोई हिंसा नहीं हुई है, और भारत में किसी ने आरोप भी नहीं लगाया है कि अलोकतांत्रिक चुनाव हुए पूर्वोत्तर भारत में। यह दशा भारत की है, यह अच्छी दशा भारत की है। झूठ बोलते बोलते वो क्या क्या झूठ बोल जाते हैं। उन्होंने कह दिया मेरा माइक बंद कर दिया गया था, लोकसभा में बोलने नहीं दिया जाता है, जबकि मोदी जी धन्यवाद अभिभाषण में जब बोल रहे थे तो पूरे उनके बोलने के अवधि में कांग्रेसी शोर मचा रहे थे। अगर उनको बोलने नहीं दिया जाता तो उन सब लोगों का माइक बंद हो गया था होता। यह पूरे भारत की जनता ने मोदी जी के भाषण के समय संसद में दिया गया था सुना है, और वह ये बता दें कब कब किस किस दिन संसद में उनकी माइक बंद किया गया, तो यह झूठे हैं। राहुल गांधी तो यह भी कहते हैं कि जब मैं बोलता हूं तो मोदी जी पानी पीने लगते हैं, कांपने लगते हैं। देखिए राहुल जी कैसी हरकत करते हैं, ध्यान होगा देश को इसी समय याद करना चाहिए। लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है हमारा संसद, उसके लिए बड़ा गर्व है, बड़ी गरिमा है। हम लोग बहुत ज़्यादा भरोसा रखते हैं, 140 करोड़ हिंदुस्तान वासी पूरा भरोसा रखते हैं। वहाँ वो आंख मार रहे थे, छिछोरी हरकत कर रहे थे। उस समय भी उनकी उम्र 47 साल करीब रही होगी। 47 साल का, जिसको अभी ये चिर युवा ये लोग मानते हैं कांग्रेसी, वो आंख मार रहा था, ठिठोली कर रहा था, जबरदस्ती उठकर प्रधानमंत्री मोदी जी की गरिमा और उम्र को ख्याल किए बिना उनके गले लिपट रहे थे। तो ये इस ढंग का आचरण करने वाले राहुल जी ने झूठ बोला कि उनका माइक बंद किया जाता है। इस बात की जांच भी होनी चाहिए किस किस दिन कब कब माइक बंद किया गया, और रिकॉर्ड से मालूम हो जाएगा कि कभी भी उनका माइक नहीं बंद किया गया। झूठ उन्होंने एक और बनाया कि लोकतंत्र की हत्या के लिए जासूसी की जा रही थी, पेगासस मेरे भी मोबाइल में था। अरे भाई, ये नादानी है या दिमागी दिवालियापन है? जब पेगासस पे सर्वोच्च न्यायालय जांच कर रही थी तो राहुल जी ने अपना मांगा, उन्होंने कि 125 के करीब लोगों ने पिटीशन फाइल किया था, रिट की याचिकाएं किया था कि मेरे में भी पेगासस है, मेरे में भी। जब जांच के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने मांग किया कि जिनको जिनको लगता है कि उनके मोबाइल में पेगासस का स्पाईवेयर डाला गया है वो दे दें, हम विशेषज्ञों से, टेक्नोक्रेट से जांच कराएंगे। तो राहुल जी ने अपना मोबाइल क्यों नहीं दे दिया? 29 लोगों ने दिया था और ये जांच में पता चला कि किसी में पेगासस नहीं है, और ये फाइंडिंग कंक्लूसिव है, निर्णायक है, अंतिम निष्कर्ष है भारतवर्ष की इस व्यवस्था के अंतर्गत। तो अपना मोबाइल क्यों नहीं दिया राहुल गांधी ने? लंदन में जाके कहा कि मेरे मोबाइल में पेगासस है। यह बहुत बड़ा भारत का अपमान था। अगर विपक्ष के नेता, यद्यपि वो कुछ भी नहीं है, केवल सांसद हैं, फिर भी कांग्रेसी अगर उन्हें अपना शिरोमणि मानते हैं और विपक्ष के वह सर्वमान्य नेता अपने को समझते हैं, तो अगर ऐसे नेता के मोबाइल में पेगासस स्पाईवेयर डाला है भारत सरकार ने, तो विश्व भर में बड़ी कलंकित होगा भारत। ऐसा कथन उन्होंने किया था, जांच से वो भागे थे। मुझे लगता है कि उनके मोबाइल में पेगासस तो नहीं है, लेकिन उन्होंने जांच के लिए इसलिए नहीं दिया क्योंकि रिकॉर्ड ट्रैक हो जाता, और उस रिकॉर्ड ट्रैक होने में चीन से उनके समझौते, उनकी वार्ता, उनकी बातें सब डिस्क्लोज हो गई होती, क्योंकि चैटिंग भी खोज ली जाती है। मोबाइल मिल जाता तो उनकी चैटिंग सब पकड़ ली जाती। जैसे मनीष सिसोदिया आपने कई मोबाइल ध्वस्त कर दिए, जला दिए, नष्ट कर दिए, क्योंकि चैटिंग पकड़ ली जाएगी। सैकड़ा सिम्स को जला दिया गया, तो इनको भी लगा कि हमारी भी चैटिंग पकड़ ली जाएगी। वह चैटिंग जो उन्होंने डोकलाम टकराव के समय रात में जाके चीनी दूतावास में
चीन के दूतावास के साथ बैठक किया था और उसे नकार दिया था कि मैंने नहीं, कोई मुलाकात नहीं किया। बाद में चीन की ओर से यह बात आ गई, क्योंकि डिजिटल मीडिया पर वह बात आ गई थी चीन के, तो इन्होंने कहा कि हाँ हाँ मुलाकात हुई थी। फिर कहा जाता है जब नेपाल हमें भारत को धमकी दे रहा था कोरोना काल की समाप्ति के तत्काल पश्चात, ओली की सरकार थी नेपाल में, तब ये जाके नेपाल चले गए थे और नेपाली दूत से, राजदूत से बातचीत किए थे। वो महिला थी। कुछ तो वीडियो इस ढंग के भी आए कि उसके साथ नाइट क्लब में डांस कर रहे थे जहां लगभग अंधकार था। तो अब क्या सच था क्या नहीं, चूँकि विशेषाधिकार राजदूत का होता है इसलिए उसमें कोई बहुत, लेकिन इन बातों का स्पष्टीकरण देना होगा राहुल जी को। उन्होंने देश को कलंकित किया है, क्षमा मांगे बिना तो उनको नहीं छोड़ना चाहिए। विपक्ष में और भी कई सारे बड़े दमदार नेता हैं, तो ममता बनर्जी का ये कहना है कि मोदी जी जानबूझ के राहुल को प्रमोट कर रहे हैं ताकि मोदी वर्सेस राहुल हो, और टीआरपी, वो बोले कि मोदी की टीआरपी ही राहुल गांधी है, जान के प्रमोट किया जा रहा है। देखिए, ममता बनर्जी क्या कह रही हैं, क्यों कह रही हैं, ये ममता बनर्जी जाने, लेकिन देश का अपमान राहुल जी ने किया है, विदेश में जाके किया है, पूरे विश्व में जिसकी चर्चा हुई है, तो उनसे माफ़ी मंगवाना तो स्वाभाविक रूप से कोई भी राष्ट्रवादी, राष्ट्रहितैषी, भारत की गरिमा पर गर्व करने वाला व्यक्ति अवश्य ही मांग करेगा और उनसे मांगना चाहिए। या अगर मोदी जी इस ढंग से ये चाहते हो कि हमारे विरुद्ध राहुल की छवि ऊंची हो, बड़े नेता बने रहें, इसलिए ऐसा कह रहे हैं, इस ढंग का आरोप लगाना तो मुझे सार्थक नहीं लगता है। यद्यपि ममता जी का अपना दृष्टिकोण है और ममता जी की, लेकिन एक बात महत्वपूर्ण भी है, जो जेपीसी की बात चल रही थी अडानी के विषय में, उस विषय पर भी ममता जी ने जो कहा था वो कथन याद करिए, देश को याद करना चाहिए। ममता जी ने कहा कि बोफोर्स पर भी जेपीसी हुई थी, उससे कोई लाभ नहीं मिला, सत्य नहीं उद्घाटित हुआ था, और यहीं पर वह बात जान लेनी चाहिए कि जेपीसी ने क्या किया था। जेपीसी ने बोफोर्स में निर्दोष कह दिया था, क्योंकि उसमें कांग्रेस का बहुमत था और भाजपा जो तत्कालीन उसमें थे जेपीसी में, वो लोग विरोध करते रहे, लेकिन बहुमत के आधार पे उन्होंने निर्णय दे दिया कि बोफोर्स में राजीव गांधी का हाथ नहीं है, कहीं कोई इलीगलिटी नहीं हुई है, कहीं कोई दलाली नहीं खाई गई है। जबकि याद रखिएगा, राजीव गांधी का स्वर्गवास हो गया, इसलिए कोर्ट ने उन्हें क्षमा कर दिया। क्षमा कर दिया मतलब उनका ट्रायल बंद हो गया, लेकिन क्वात्रोची का ट्रायल चल रहा था, उसके अकाउंट सस्पेंड किए गए थे, अटैच किए गए थे। मनमोहन सरकार ने साजिशन उन्हें रिलीज कर दिया था, और बिन चड्ढा को कैसे भूल जाते हैं। बोफोर्स की दलाल बिन चड्ढा को भाग गया था भारत छोड़ के, तो न्यायालय ने मुक्त नहीं किया था। यह जेपीसी का बात, तथ्य को ममता बनर्जी ने सकारात्मक तरीके से वर्णित किया अपने कथन में, यह जरूर हमें याद करना होगा। राहुल गांधी तो बोल रहे हैं कि माफ़ी नहीं मांगेंगे, गांधी हैं, सावरकर नहीं हैं, माफ़ी नहीं मांगेंगे। देखिए, माफ़ी मांगने पर जब आप बात किए तो नेहरू जी माफ़ी मांगे थे जब वो जेल में बंद थे 1930 में, तब उन्होंने माफ़ी अंग्रेजों से मांगा था। गांधी जी अपने लेटर्स में हमेशा योर्स ओबेडिएंट सर्वेंट, आपका आज्ञाकारी सेवक लिखा करते थे। यह अपमानकारी नहीं था, ये एक पैटर्न होता है। वैसे ही सावरकर जी को अगर एक फॉर्म दिया जाए और उसी फॉर्मेट पर ही उन्हें देना था, अगर काला पानी से मुक्त होना था, अंडमान निकोबार से आके भारत के उत्थान में, स्वतंत्रता में योगदान देना था, तो वहाँ से मुक्त होना था, वरना वहीं पड़े रह जाते। इसलिए उन्होंने ऐसा किया। लेकिन याद तो ये भी करना चाहिए कि 1946 में भारत के प्रधानमंत्री बने नेहरू जी। तब भारत का संविधान नहीं था। उन्होंने ब्रिटेन की महारानी
के ही प्रति निष्ठा की शपथ लेके प्रधानमंत्री पद ग्रहण किया था। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ था। प्रधानमंत्री तो नेहरू जी उसके पहले बने हुए थे। तो इन बातों को क्या नहीं कहा न जाना चाहिए कि नेहरू भक्त थे महारानी ब्रिटेन के, गांधी जी आज्ञाकारी सेवक थे अंग्रेजों के। जो जो पत्राचार हुआ है सारे पत्राचारों में गांधी जी ने यही लिखा है, लेकिन वह कंपल्सन था, बाध्यता था और उसका अनुपालन किया गया है, इसलिए उसकी चर्चा नहीं होती है। लेकिन यह बातें छिपने वाली नहीं है। गांधी वाङ्मय कांग्रेसी युग में छपा हुआ दिल्ली में संग्रहालय में रखा हुआ है। 18,000 या कितने पृष्ठों का कहा जाता है। पूरे उनके कृत्यों को, करनियों को, कथनों को उसमें संकलित किया गया है। उसमें इन बातों को पढ़ा जा सकता है, जाना जा सकता है, समझा जा सकता है। योर्स ओबेडिएंट सर्वेंट। सावरकर जी का आपको विरोध केवल करना है। सावरकर जैसा प्रचंड राष्ट्रवादी क्रांति का भारत में जो बिगुल फूका गया सन 1857 के बाद, वह सावरकर द्वारा। ब्रिटेन में जाकर पढ़ाई के लिए वो गए और वहाँ उन्होंने अनुशीलन समिति का गठन किया और वहाँ जागरण किया। वहाँ पढ़ने वाले हिंदू या भारतीय युवकों में जागरण किया, भारत की लौ जगाई, भारत की स्वतंत्रता की अग्नि पैदा की और उसके बाद तमाम स्वतंत्रता सेनानी क्रांतिकारी पैदा हुए। इन क्रांतिकारी अपने को सावरकर जी का गुरु मानते हैं। सावरकर जी को, सावरकर जी ने एक ऐसी लौ जगाई थी। कोई अच्छा एक बात मुझे बता दीजिए, किसी एक कांग्रेसी को अंडमान की सजा हुई हो, काला पानी की सजा हुई हो। तो केवल सावरकर जी के विरुद्ध बोल देने से कुछ नहीं होगा। एक चीज और, सावरकर जी के बारे में कभी और चर्चा होगी तो विस्तार से होगी, लेकिन यहां जरूर बता दूं आपको कि पतित पावन मंदिरों की स्थापना सावरकर जी ने सर्वप्रथम इस भारत में 1925-25 में किया था। तब गांधी जी का यह हरिजन वाला संवाद नहीं चला था। यह हिंदू समाज के, भारतीय समाज के समरसता के वो देव हैं सावरकर जी। जात पात से मुक्त भारतीय समाज को बनाने का एक प्रचंड प्रयास, बीजारोपण वीर सावरकर ने किया है। अच्छा, राहुल गांधी का एक और स्टेटमेंट था विदेश में कि भारत में जो है, जो सिख है और मुस्लिम, मोदी जी बोलते हैं कि ये दोयम दर्जे के नागरिक हैं। मोदी जी ऐसा मानते हैं, ये स्टेटमेंट दिया है। तो कैसे देखते हैं इसको, क्यों ऐसा स्टेटमेंट उन्होंने दिया? देखिए, मैंने एक बार और कहा कि राहुल जी अपरिपक्व महसूस होते हैं। भारतवर्ष में रहने वाले सिख या मुस्लिम, वो अपने को दोयम दर्जे का नागरिक नहीं मानते हैं। कहीं वो विरोधी हो सकते हैं, भाजपा के विरोधी होंगे, संघ के विरोधी होंगे, मोदी जी के विरोधी होंगे, लेकिन वो ये नहीं कहते हैं कि हम दोयम दर्जे के नागरिक हैं। मोदी सरकार ने हमें दोयम दर्जे का नागरिक बना दिया है। मोदी सरकार हमेशा यह आंकड़े बताती है और जिस बात की स्वीकृति मुस्लिम समाज से भी आती है कि जो जो सुविधाएं जीवन को उत्तम, सुगम, सुरक्षित बनाने की आवश्यकताएं हैं, वह प्रधानमंत्री आवास हो, विद्युत योजना हो, शौचालय की योजना हो, जो अनुदान लाभार्थियों को दिया जाता है उसकी योजना हो, शिक्षा की योजना हो, इन सब किसी प्रकार की योजनाओं में 33% हिस्सेदारी मुस्लिम बंधुओं की है, जबकि उनकी आबादी का औसत 20% के ही करीब आता है।
उनकी आबादी के औसत से अधिक उन्हें सारे जो सुविधाएं सामान्य भारतवासियों को मोदी सरकार की ओर से दी जा रही है, उसमें उनकी भागीदारी लाभार्थी वह ज़्यादा प्रतिशत में है। इसलिए दोयम दर्जे की बात तो मानी ही नहीं जा सकती है। हाँ, यह राजनीति कांग्रेस, लेकिन राहुल ने बोला मोदी जी बोलते हैं कि ये सेकंड क्लास सिटीजन है, मोदी जी का स्टेटमेंट है। देखिए, यह सब करतूत तो कांग्रेस की है। प्रथम श्रेणी का तो मान लिया मनमोहन सिंह ने जब प्रधानमंत्री थे कांग्रेस के नेतृत्व में, और सोनिया गांधी सुपर प्रधानमंत्री थी, तो प्रथम अधिकार मुस्लिमों का है, अल्पसंख्यकों का है, ऐसा उन्होंने कह दिया था। तो इसका मतलब हिंदू दोयम दर्जे के हो गए थे। तो यह सब उनकी सोच है, उनकी विकृत सोच है। समरस भारतीय समाज, हर नागरिक, भारत माता की हर संतान समान रूप से समृद्ध हो, सशक्त हो, स्वस्थ हो, प्रगति करे, यह कभी कांग्रेस ने सोचा नहीं। यह देश खंडों में बटा रहे, जात पात में बटा रहे, प्रांतों में बटा रहे, भाषाओं के आधार पर विद्वेष में बटा रहे, और उसके कारण उनको बांट के, बंदर बांट करके, जैसे होता है ना कि ये इनको दे दिया, उनको दे दिया और बार बार अपना लेते चले गए, ये बंदर बांट करके वोट लेकर देश चलाए हैं, देश की प्रगति को झटका पहुंचाए हैं। वरना चीन हमसे इतना आगे निकल गया होता। चीन हमसे पिछड़ा था। जब भारत स्वतंत्र हुआ तो चीन में कोई जहाज नहीं थी। चीन के चाउ एन-लाई को 1954 में लिवा आने के लिए भारत से जहाज भेजा था, वायुयान भेजा था नेहरू जी ने। उस समय हमारे पास एयरफोर्स हुआ करती थी, चीन के पास एयरफोर्स नहीं थी। चीन भूखमरी का शिकार था। लेकिन जो मैंने कहा ना, नेहरू गांधी रेट ऑफ ग्रोथ रेट के कारण भारत पिछड़ता चला गया, चीन प्रगति करता चला गया। और कौन भूल सकता है 2013 में कांग्रेसी रक्षा मंत्री एंटोनी का संसद में दिया गया कथन, स्टेटमेंट जो संसद में ऑन रिकॉर्ड मौजूद है कि हम सीमावर्ती चीन की सीमाओं से लगे क्षेत्रों में सड़कें इसलिए नहीं बना रहे हैं, सेना के आवागमन की सुगमता इसलिए नहीं पैदा कर रहे हैं क्योंकि चीन उन सड़कों से उन सुगमताओं का लाभ उठा के हमारे देश में घुस आएगा। प्राय ये बात कही जाती थी कि अरे चीन को यहाँ भारत में घुसने में कितना समय लगेगा, खट से वो घुस के चला आएगा और सारनाथ तक पहुँच जाएगा। इस ढंग की बातें क्यों चर्चाएं में चलती रहती थी। आज प्रचंड रूप से भारत खड़ा है, सीना तान के खड़ा है, चीन को पीछे जाना पड़ा है, समझौता वार्ता करके वो हटा है। यह नया युग है, नया भारत है, माँ भारती के नए गौरवगान का युग है और वर्ष प्रतिपदा आ रही है। 22 मार्च को 9 संवत्सर है, विक्रमी संवत 2080 है। आइए इस दिन इस नए भारत में भारत माता का गौरवगान करें। 22 को सभी लोग नववर्ष का स्वागत करें, उत्साहवर्धन करें। यह नया भारत विश्व को एक नई रोशनी दे रहा है, नए प्रकाश लेके आया है और पूरा विश्व इस बात की प्रतीक्षा कर रहा है भारत का अद्वितीय उत्थान हो, गौरवशाली उत्थान हो और पूरे विश्व को प्रकाश दे, आगे का मार्गदर्शन करे। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमें समय देने के लिए। आप सभी को नववर्ष की बहुत बहुत बधाई। जुड़े रहिए आप लोग, देखते रहिए प्यारा भारत। धन्यवाद।